Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपनी यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्लान के फर्दर प्रोसीजर के बारे में. इससे पहले ऑलरेडी हम पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. अब एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था. हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स के बारे में. ठीक है, जब भी कोई रिसर्च होती है उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होता है, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके बेसिस पर हम आगे फर्दर रिसर्च करते हैं. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम डिफरेंट सोर्सेज से आ सकती है. हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे रिसर्चर्स इन प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करते हैं. कई रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डिफरेंट नॉलेज को और एक्सपैंड करने के लिए रिसर्च करते हैं. कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फर्दर रिसर्च करवाती हैं. उसके लिए प्रॉब्लम की ज़रूरत होती है. लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी हमने यहाँ पर प्रॉब्लम को कंसिडर किया है वो प्रॉब्लम हमारी वैलिड होनी चाहिए और उस पर हम प्रॉपरली रिसर्च कर सकें. ठीक है, तो having selected or specified the research problem, the next step is to formulate the objectives of the research. अब मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जब भी हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होने चाहिए. हर एक रिसर्च के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक पर्सन ने अगर रिसर्च करी है और जो दूसरा पर्सन है वो रिसर्च कर रहा है तो उन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के वो सेम होंगे. कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत वैरी करेंगे, क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्टिव सेम है इसका मतलब है कि आप रिसर्च कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास सेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो डेफिनेट होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हम जो ये रिसर्च करने जा रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, हम इससे सोसाइटी को क्या दे पाएंगे. ठीक है, सो रिसर्च इज नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट रिसर्च, इट इज अंडरटेकन टू अचीव समथिंग. ठीक है, हम रिसर्च इसलिए नहीं कर रहे कि बस हमें रिसर्च करनी है, हमें उससे कुछ मिलना चाहिए, हमें उससे कुछ रिजल्ट, उसकी कुछ फाइंडिंग्स, उसका कुछ कंक्लूजन होना चाहिए. ठीक, द रिसर्च इज अ गोल ओरिएंटेड activity. We have to identify the goal or goals to be achieved and they must be specified in order to give direction to the research. देखिए, आपके भी अपने लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे, है ना. और हम क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेट करके उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं. राइट, इसी तरीके से हमारी रिसर्च में भी होता है. जब भी हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं हमें सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना होगा, हमें उसके ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे ताकि हम अपनी रिसर्च को उसी डायरेक्शन में आगे लेके जा सकें. ठीक है, वरना डाइवर्जन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता, हम क्लियर ही नहीं है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, तो आप ना उससे प्रॉपर डेटा कलेक्ट कर पाओगे, ना उन डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि आपकी रिसर्च का कोई बेस ही नहीं है. ठीक है, हेंस फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इज इक्वली important. So once research objectives are stated, then the entire research activity will be geared to achieving those objectives. देखिए, objectives कितना important रोल प्ले करते हैं. आपने जो अपने objectives को सेट किया है उसी के बेसिस पर आप अपनी आगे रिसर्च को लेके जाएंगे. तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स गलत हो गए, आपने ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली सेट नहीं किए, तो आपकी रिसर्च में जो आगे कंक्लूजन निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा वो भी प्रॉपर नहीं निकलेगा. ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स बहुत सोच समझ के सेट करने चाहिए. ठीक, फॉर एग्जाम्पल वी इंटेंड टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ अ रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट इन अ टाउन टू नो वेदर इट इज फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट हैज बीन सेट अप. ठीक है, अब देखिए, डिफरेंट आपकी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, डिफरेंट योजनाएं बनती हैं, डिफरेंट स्कीम्स बनती हैं. ठीक है, अब वो स्कीम्स ग्राउंड लेवल पर कितना वर्क कर पा रही है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उन स्कीम्स के, उन योजना के, वो कितना ज़्यादा हम अचीव कर पा रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को किस हद तक हमने अचीव करा है. ठीक है, सो फॉर दिस स्टडी वी विल गैदर ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और डेटा सच एज अराइवल ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स,
फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द मार्केट एंड यूजर ओपिनियन। तो अगर हमें रिसर्च करनी है तो यही सब बेसिस होंगे जिसपे हम रिसर्च करेंगे और इससे हमें पता लगेगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे थे वो हम अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। सो सिमिलरली, if we are clear about what we want from the research exercise, then the rest of the things will depend upon the objectives such as identifying the sources of data, instruments of collecting data and tools of analyzing it। जब हमारे objectives clearly set होंगे, एक definite objective हम अगर लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक proper direction मिलेगा जिसके थ्रू हम अपनी research को आगे ले जा सकते हैं। तब हमको ये पता चलेगा कि हमें कौन से sources use करने हैं डेटा के, कहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और किस तरीके से हमें अपने डेटा को एनालाइज करना है। ठीक है, तो आपकी रिसर्च में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, प्लस आपकी रियल लाइफ में भी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो मिलता जा रहा है वो करते जाएं। एक गोल, एक टारगेट अपनी लाइफ में जरूर रखिए। ठीक है, हाउएवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी मस्ट बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड डेफिनेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि रिसर्च में हमें पहले अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होता है, नेक्स्ट हमें अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होता है, उसके बाद आता है हमारा हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको हमें चेंज करना पड़ सकता है। ठीक, और ये एक सोल्यूशन होता है आपका जिसको आप फॉर्मुलेट करते हो। आपने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को सेट किया, फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, डिफरेंट अजम्पशंस लेके चलते हो और उसको आगे प्रूव करने की कोशिश करते हो कि जो हमने अजम्पशंस लिए हैं वो कितने वैलिड हैं और वो कितने इनवैलिड है। ठीक है, तो रिसर्च बिगिंस विद अ प्रॉब्लम और फेल्ट नीड और डिफिकल्टी। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द डिफिकल्टी। ठीक है, तो जो हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी है, हमने प्रॉब्लम इसलिए फॉर्मुलेट करी ताकि हमें उसका सोल्यूशन मिल सके। सो इट इज डिजायरेबल दैट द रिसर्चर शुड प्रपोज अ सेट ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफिकल्टी विच द रिसर्च प्रपोजेस टू सॉल्व। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया है उसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट सॉल्यूशंस को कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पर आगे देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन हमारे लिए वैलिड है। अब ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा सोल्यूशन यहाँ पर बना लिए हैं, लेकिन दो ही टाइप के स्टेटमेंट्स वैसे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगी, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो सच टेंटेटिव सॉल्यूशंस फॉर्मुलेटेड एज अ प्रोपोजिशन आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जो हमारा हाइपोथेसिस है वो क्या है? टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम फॉर्मुलेट करते हैं और जिसके बेसिस पर आगे हम रिसर्च करते हैं। द सजेस्टेड सॉल्यूशंस फॉर्मुलेटेड एज हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी द रियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि जो भी हम यहाँ पे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स आने वाली, ये जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम आपने फॉर्म करी है उसका हमको पूरा सोल्यूशन मिल जाए, प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए। हो सकता है आप नियरेस्ट सोल्यूशन तक ही वहां पहुंचे। ठीक है, सो वेदर दे आर और नॉट इज द टास्क ऑफ रिसर्च टू टेस्ट एंड स्टैब्लिश। तो इसीलिए रिसर्च करी ही जाती है ताकि जो हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया है उसके बेसिस पर आगे डिफरेंट टेस्ट को यहाँ पे यूज कर सके और एक प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हमने ये तो समझ लिया कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट या टेंटेटिव सोल्यूशन होता है जिसको हम फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसकी मीनिंग एग्जैक्टली, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली समझना जरूरी है। सो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर हाइपोथेसिस को फॉर्म किया है या फिर जो कह सकते हैं हमने जो प्रोपोजिशन बनाई, प्रोपोजिशन मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट जो हमने फॉर्म किया है वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट होता है, बट उसकी वैलिडिटी को अभी हमें टेस्ट करना है कि जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को फॉर्म किया है वो कितना वैलिड है। तो इन इट्स मोस्ट एलिमेंट्री स्टेज द हाइपोथेसिस मे बी एनी गेस। ठीक है, तो आपको जो हाइपोथेसिस है वो गेस है, क्योंकि आपने जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी है आपने उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ स्टेटमेंट्स बनाए हैं, है ना। सोल्यूशन आपने सोचे हैं कि अगर मेरी प्रॉब्लम ये है तो इसके ये सोल्यूशंस हो सकते हैं, हम इस तरीके से स्टेटमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या है, सिंपल एक गेस है, एक हंच है, इमेजिनेटिव आइडिया है आपका, विच बिकम्स द बेसिस फॉर एक्शन और इन्वेस्टिगेशन।
ठीक, जो आपने यहाँ पर गेस किया है, जो आपने हंचेस मारे हैं, जो आपके इमेजिनेटिव आइडिया है, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, आपने उसको यहाँ पे लगा के हाइपोथेसिस को क्रिएट किया है। लेकिन जब हम इस पे फर्दर स्टडी करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया था वो कितना रिलायबल और वो कितना वैलिड था, और इसी के बेसिस पर आगे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है या फिर जो आपकी रिसर्च है वो चलेगी। ठीक है, सो हाइपोथेसिस इज अ क्वेश्चन put in such a way that an answer of some kind can be forthcoming। तो इसका आंसर हमको आगे मिलता है जब हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, so these definitions lead us to conclude that a hypothesis is a tentative solution or explanation or a guess or assumption or a proposition or a statement to the problem facing the researcher, adopted on a cursory observation of known and available data as a basis of investigation whose validity is to be tested or verified। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस के फीचर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ फीचर्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इट शुड बी ऑफ सिग्निफिकेंस एंड सोशली रेलेवेंट एंड यूजफुल। तो जो आप यहाँ पे हाइपोथेसिस को फॉर्म करेंगे वो आपका सिग्निफिकेंट होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी स्टेटमेंट फॉर्म कर दिया जिसके बेसिस पे हम ना ही आगे रिसर्च कर सकते हैं ना ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर अपने हाइपोथेसिस को फॉर्म करना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू द रिसर्चर एंड शुड फिट इनटू हिज एप्टीट्यूड। अब आपने जो यहाँ पे हाइपोथेसिस को फॉर्म किया है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ कॉमेडी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग मतलब ये है कि रिसर्चर अगर उस स्टेटमेंट को पढ़े तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहे कि हाँ मुझे ये चीजें फाइंड आउट करनी है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इट शुड बी फ्रॉम एन एरिया ऑफ द रिसर्चर स्पेशलाइजेशन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखने वाली होती है कि जो रिसर्चर का स्पेशलाइजेशन है जिस भी एरिया में, अगर हम उससे रिलेटेड उसको रिसर्च करने को देंगे तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। सेकेंडली, उसका स्पेशलाइजेशन है तो उसके पास इन डेप्थ नॉलेज भी है उस पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड करस्पॉन्ड टू द रिसर्चर्स एबिलिटी बोथ अक्वायर्ड एंड अक्वायरेबल। ठीक है, तो रिसर्चर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है इट शुड बी बिग इनफ टू बी रिसर्चेबल एंड स्मॉल इनफ टू बी हैंडल्ड। अब देखिए, मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जो हमें रिसर्च करनी है उसका टॉपिक हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि हम उसको 4 से 5 साल उस पर रिसर्च कर सके। अगर आपने टॉपिक बहुत छोटा ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप उस रिसर्च को आप कितना लंबा लेके जा पाएंगे, है ना। तो रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा बड़ा हो, रिसर्च करने के लायक हो, एंड स्मॉल इनफ टू हैंडल, और आप उसको इजिली हैंडल भी कर पाए। सो द टॉपिक शुड बी amenable for research with existing and occurable skills। okay, next point है it should have a clear focus और objective। तो आपकी रिसर्च का एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको अपनी रिसर्च में क्या फाइंड आउट करना है, आपके हाइपोथेसिस का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन टाइम लिमिट्स परमिसेबल। अब यहाँ पर हमें रिसर्च करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत टाइम है उस पर रिसर्च करने के लिए। हमको एक टाइम पीरियड सेट करना पड़ेगा कि इतने टाइम पीरियड के अंदर हमको ये पता करना है कि जो हमने हाइपोथेसिस को फॉर्म किया है वो कितना वैलिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। जैसा नाम समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेटरी मतलब जिसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसा हाइपोथेसिस। सो द पर्पस ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज टू एक्सप्लेन अ सर्टेन फैक्ट। तो जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया है उसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं और ज्यादा उसके बारे में समझा सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, explanatory hypothesis। So all hypotheses are in a way explanatory for a hypothesis is advanced only when we try to explain the observed fact। तो जितने भी हमारे hypothesis होते हैं वो generally explanatory ही होते हैं, क्योंकि जो statement हम form करते हैं वो ऐसे होते हैं जिससे हम बता सकें कि हम इससे क्या solution find out करना चाह रहे हैं या फिर जो हमने solutions यहाँ पर लिए हैं वो क्या है। लेकिन अगर हम बात करें explanatory hypothesis की
तो ये एडवांस वर्जन होता है जहां पर हम अपने ऑब्जर्व फैक्ट की इन डेप्थ स्टडी करते हैं या फिर उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। A large number of hypotheses are advanced to explain the individual facts in life. They guide about the cause and effect relationship between the two variables. ठीक है, यहाँ पे याद रखना जब भी एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस बात होगी यहाँ पे आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब ये करता है, ठीक है। क्योंकि जो आपके नॉर्मल हाइपोथेसिस होते हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेनेटरी होते हैं, बट यहाँ पे अगर हम बात करें इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन किसके बेसिस पे करते हैं, जब हम कोई रिलेशनशिप सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सैलरीज इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन फूड आइटम्स आल्सो इंक्रीज, हाउएवर रिवर्स में नॉट बी ट्रू, है ना। जैसे जैसे अगर हमारी सैलरी इंक्रीज कर रही है हमारी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है और हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदने लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं। बट अगर आप इसका रिवर्स करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। So sometimes a researcher comes across a complex phenomena, so he or she does not understand the relationship among the observed fact, but how to account these facts? So the answer is descriptive hypothesis. Descriptive मतलब जहाँ पर हम उसकी in depth study कर रहे हैं। जो आपकी explanatory थी hypothesis वहाँ पे हम cause and effect relationship को study करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम और ज़्यादा description में जा रहे हैं और ज़्यादा in depth में जाके समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास ऑब्जर्व फैक्ट्स हैं। सो हाइपोथेसिस इज डिस्क्रिप्टिव व्हेन इट इज बेस्ड अपॉन द पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ समथिंग, सो इट डिस्क्राइब्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ फिनोमेना। अब देखिए जो हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, जो हमने फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया है वो काफी रिजेंबल करते हैं, वो काफी सेम है, ठीक है। अब जब कोई चीजें सेम होंगी तो वहां पर आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे और आप उसमें डिफरेंस तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज हो। तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में क्या करते हैं हम, जो हमारे ऑब्जर्व फैक्ट है, जो हमने एक रिलेशनशिप सेटअप किया था कॉज एंड इफेक्ट का, उसमें और ज्यादा हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अ स्टेट एक्सीड्स 25% ऑफ द वर्कफोर्स, सिमिलरली द कंज्यूमर्स ऑफ लोकल मेड प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट मार्केट segment. Next है हमारा analogical hypothesis. So when we formulate a hypothesis on the basis of similarities, that is analogy, it is called an analogical hypothesis. अब देखिए ये इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं या फिर जो हम बात कर रहे हैं एनालॉजी की, आपने ये अगर वन डे एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपने ये पढ़े होंगे, है ना। पैटर्न वाइज भी होते हैं और आपके ये स्टेटमेंट वाइज भी होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं दैट कटलरी इज टू नाइफ, ठीक है, देन व्हाट, ठीक है, मशीनरी इज टू व्हाट, है ना। तो ये कैसे हमारे वो होते हैं स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं, ये एनालॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हम सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करते हैं। तो हाइपोथेसिस में भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल families with higher earning invest more surplus income on long term investment. Next है हमारा working hypothesis. So sometimes certain facts cannot be explained adequately by existing hypothesis and no new hypothesis comes up. Thus, the investigation is held up. So in such a situation, a researcher formulates a hypothesis which enables to continue investigation. अब कई बार ऐसा होता है कि जो हमने hypothesis को फॉर्म किया है वो आगे तक चल नहीं पा रही है, ठीक है, वो फेल कर जा रही है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं ताकि फर्दर उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन इजीली कर सके। So such a hypothesis, though inadequate and formulated for the purpose of further investigation only, is called a working hypothesis. So it is simply accepted as a starting point in the process of investigation. ठीक है। लास्ट है यहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब आपको जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है इसको हम H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको आगे फर्दर स्टडी करेंगे जब हम आपका चैप्टर हाइपोथेसिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक। Statistical hypotheses are the statement derived from a sample. So these are quantitative in nature and are numerically measurable. तो भाई statistical है तो obvious सी बात है कि ये quantitative in nature होगा और इसको हम measure भी कर सकेंगे, ठीक है। So for example, the market share of the product X is 70%,
द एवरेज लाइफ ऑफ अ ट्यूबलाइट इज 2000 आवर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक। आज का हमारा सेशन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आज हमने डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात रही जहाँ पर आपकी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की, दैट इज आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, या फिर अगर मैं बात करूँ वर्किंग हाइपोथेसिस की, तो जब हम हाइपोथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पर हम टेस्ट पढ़ेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, तब आपको वहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको इतना याद रखिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।